आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि ऑर्गेनिज़म और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान साल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखना। हर ऑर्गेनिज़म जो है वो उसके सेल्स के अंदर वाटर और साल्ट्स की एक ख़ास कंसंट्रेशन होती है, जिसको मेंटेन रखना सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हर सेल और सेल के बाद हर ऑर्गेनिज़म इस मिक़दार को मेंटेन रखने की कोशिश करता है और उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार करता है। वो तमाम तरीक़े जो हैं ऑस्मो रेगुलेशन कहलाते हैं। वाटर और साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हम सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो कितनी टाइप्स की होती है और उसकी वजह से सेल के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, यानी सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है उसमें किस किस तरह की इन्वायरमेंट हो सकती है। तो वो 3 टाइप्स की इन्वायरमेंट होती है। नंबर 1 हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है कि सेल के बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें साल्ट्स की मिक़दार कम होती है और पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, जबकि सेल के अंदर जो है वो साल्ट्स की मिक़दार ज़्यादा और पानी की मिक़दार कम होती है। इसके क्या नताइज होते हैं? इसके नतीजे में पानी जो है वो एंड ऑस्मोसिस करता है, यानी सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है और एनिमल सेल जो है वो भी टर्जिड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल के बाहर चूँकि सेल वॉल मौजूद होती है तो वो फटता नहीं, लेकिन एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इस वजह से उसके फटने का ख़तरा होता है। तो इस इन्वायरमेंट को कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। दूसरी इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहलाती है। इसमें पहली इन्वायरमेंट के उल्ट सिस्टम होता है, जिसमें सेल के अंदर जो है वो पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है बानिस्बत बाहर वाली इन्वायरमेंट के, और साल्ट्स की मिक़दार जो है सेल के अंदर कम होती है और बाहर ज़्यादा होती है, जिसके नतीजे में पानी जो है वो सेल से बाहर जाना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। इसके नतीजे में सेल जो है उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक कर जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तीसरी टाइप की जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहलाती है, जिसमें ना तो सेल के अंदर पानी दाखिल होता है और ना ही सेल से बाहर जाता है। असल में क्या होता है कि जितना पानी सेल के अंदर आ रहा होता है उतना ही पानी सेल से बाहर जा रहा होता है, जिसकी वजह से सेल के साइज़ में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। इस इन्वायरमेंट में पानी और साल्ट्स की मिक़दार उतनी ही होती है जितनी सेल के अंदर पानी और साल्ट्स की मिक़दार होती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। प्लांट्स जो हैं ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर सकते। वो जहाँ उगते हैं वहीं पर सारी ज़िंदगी रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर मौजूद पानी के मुताबिक अपने आप के एडजस्ट करना होता है। तो पानी की अवेलेबिलिटी की बेस पर हम पौधों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स, नंबर 2 मीज़ोफाइट्स और नंबर 3 ज़ीरोफाइट्स। तो नंबर 1 हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो कि अबंडेंट वाटर सप्लाई में ग्रो करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं या पानी की बॉडीज़ के करीब उगने वाले पौधे। ये पौधे जो हैं हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। तो हाइड्रोफाइट्स वो पौधे हैं जो पानी के अंदर उगते हैं या पानी के करीब उगते हैं। इन पौधों की एग्जाम्पल्स जो हैं वो हाइड्रेला, वेलेंसनेरिया और नीलम्बियम हैं। इन पौधों के अंदर कुछ ऐसी अडाप्टेशंस या खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को पानी की हैबिटेट में रहने के काबिल बनाते हैं। नंबर 1 जो खसूसियत है वो ये है कि इनके लीव्स जो हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये सरफेस के ऊपर तैरते भी रहते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होती है और वो पौधे के अंदर दाखिल होने वाले पानी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस मकसद के लिए इनके ऊपर वाली सरफेस पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव
अमाउंट में स्टोमेटा मौजूद होते हैं, जिससे पानी ट्रांसपायर होता रहता है। और स्टोमेटा जो हैं वो सूरज की तरफ होते हैं ताकि वाटर लॉस ज़्यादा हो सके। क्यूटिकल एब्सेंट होती है, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है, और इनके अंदर एक और टिश्यू जिसे एरनकाइमा कहते हैं वो मौजूद होता है। एरनकाइमा ऐसा टिश्यू होता है जिसमें सेल्स के दरमियान खाली जगह होती है और उसमें हवा भरी हुई होती है। वो इसकी वजह से ये पत्ते और पौधे पानी की सरफेस पर तैरते रहते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसफायर करके वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी टाइप्स के जो पौधे हैं वो मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं, मीज़ो मीन मॉडरेट। तो ये वो पौधे हैं जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में ग्रो करते हैं। इनके अंदर ऐसी खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से ये पानी के ज़्यादा या कम होने के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल है ब्रासिका, रोज़ एंड मैंगो। इनके अंदर क्या है कि इनके स्टोमेटा जो हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं और उनके अंदर ये खसूसियत होती है कि जब उनको ज़्यादा मिकदार में पानी मिलता है तो वो खुल जाते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसफर कर देते हैं, और जब उसमें पानी कम मिकदार में मिलता है तो ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और पानी को महफूज कर लेते हैं। नंबर 3 जो है, तीसरी टाइप्स के जो पौधे हैं वो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। ज़ीरो मीन ड्राई। तो ये वो पौधे हैं जो ड्राई हैबिटेट्स में उगते हैं और पानी की बहुत कम मिकदार में अपने आप को एग्जिस्ट कर लेते हैं। इनकी एग्जांपल है ओपानिशिया, कैक्टस, यूफोबिया और कैलोट्रोपस। इनके अंदर भी कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये ड्राई हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं। नंबर 1 है स्मॉल थिक लीव्स। इनके पत्ते या लीव्स छोटे होते हैं और मोटे होते हैं ताकि उनके अंदर वाटर स्टोर हो सके। उनके अंदर स्टोमेटा की मिकदार कम होती है ताकि वाटर ज़ाया ना हो। और दूसरा, उनके स्टोमेटा जो है वो सनकन होते हैं। सनकन का मतलब है कि पहले एक कैविटी होती है और कैविटी के अंदर फिर नीचे जाकर स्टोमेटा मौजूद होते हैं ताकि स्टोमेटा का डायरेक्ट रोशनी और एयर से तल्लुक़ ना हो और पानी की कम से कम मिकदार एवेपोरेट हो। आगे जो खसूसियत है वो यह है कि क्यूटिकल, पत्तों के ऊपर मोटी क्यूटिकल की वैक्स की लेयर होती है जिसकी वजह से पानी पत्तों की सरफेस से डायरेक्ट ट्रांसफायर होकर ज़ाया नहीं होता। और एक मेन जो खसूसियत है कि इनके स्टेम और लीव्स के अंदर पानी स्टोर करने की गुंजाइश होती है। इस वजह से ये ड्राई कंडीशन में वाटर के कमी के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है। तो एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी ऑस्मोरेगुलेशन होती है क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा ज़रूरी है वाटर और सॉल्यूट्स का बैलेंस रखना, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो नेट वाटर गेन और लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही उनके अंदर जो है वो लीव्स होते हैं जिससे वो वाटर को लॉस कर सकें। तो वाटर के एनिमल्स जो हैं वो जहाँ पर रहते हैं उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उनके अंदर ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो वाटर और सॉल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एनिमल्स को हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पर। नंबर 1 ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और नंबर 2 ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जो पानी और साल्ट्स को रेगुलेट करते हैं, यानी वो अपनी बॉडी में पानी और साल्ट्स की कम मिकदार को या ज़्यादा मिकदार को बैलेंस करते हैं। और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो बाहर वाली इन्वायरमेंट के बराबर होती है उनकी कंसंट्रेशन, यानी आइसोटोनिक होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, जिसकी वजह से ना तो वाटर और साल्ट्स गेन और लॉस होता है और इस वजह से वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इवन के मेरीन और साल्ट वाटर की इन्वायरमेंट में भी वो अपने बॉडी के सॉल्यूशंस को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बराबर रखते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो हैं बॉडी फ्लूइड्स के जो हैं वो आइसोटोनिक रखे जाते हैं इन्वायरमेंट से, और इनकी एग्जांपल हैं मेरीन इन्वर्टिब्रेट, हैगफिश, कॉर्डेट्स। दूसरा जो ग्रुप है वो ऑस्मो रेगुलेटर कहलाते हैं। इनके बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड के फ्लूइड की कंसंट्रेशन से डिफरेंट होती है और इनको हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ये अपने बॉडी के सॉल्यूशंस को एडजस्ट करते हैं ताकि उनके अंदर जो है ना तो एक्स्ट्रा पानी और साल्ट्स एंटर हों, और अगर एंटर हों तो उनको बाहर रिमूव किया जा सके।
These animals need to adjust their internal osmotic state actively. These animals regulate internal state by discharging excess water or excess salts in the according to the external environment. अगर उनकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगी तो वो एक्सेस वाटर जो उनकी बॉडी के अंदर आ रहा होगा उसको बाहर डिस्चार्ज करेंगे, और अगर वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हैं तो वो बाहर से आने वाले एक्सेस साल्ट्स को बाहर एक्सक्रीट करेंगे। इनकी एग्जांपल हैं आलकॉर्डेस, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामेशियम वगैरह। ऑस्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर हम एनिमल्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। मैरीन वाटर एनिमल्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। ये मोस्टली जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं और उन्हें किसी किस्म की वाटर की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे हैं जालस फिश, हैग फिश। ये भी जो हैं ये भी आइसोटोनिक होते हैं सी वाटर के और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स में आती हैं और इनको भी किसी किस्म की रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड जो ग्रुप है कार्टिलेजिनस फिश, ये जो हैं ये इनके अंदर जो है वो लोअर इंटरनल साल्ट कंसनट्रेशन रखी जाती है दैन डैट ऑफ द सी वाटर, और इसके लिए ये मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करती हैं। सबसे पहले इनके किडनीज़ जो हैं वो साल्ट्स को एक्सक्रीट करते हैं। नंबर 2 ये साल्ट्स को गिल्स के ज़रिए सिक्रीट करती हैं, और लास्ट में इनके अंदर स्पेशल किस्म के रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं जिनके ज़रिए एक्सेस अमाउंट में साल्ट जो है वो बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। कुछ फ़िश जो हैं वो अपने अंदर बाहर वाले साल्ट के मुकाबला करने के लिए यूरिया और ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड स्टोर करती हैं ताकि उनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बाहर वाली कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएं और बाहर से एक्स्ट्रा साल्ट्स उनकी बॉडी में दाखिल ना हो। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले वो यूरिया बनाती हैं अपनी बॉडी में, लेकिन यूरिया की मिकदार को स्टोर करना जो है वो उनके लिए टॉक्सिक होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए या उसकी टॉक्सिसिटी को कंपनसेट करने के लिए वो अपनी बॉडी में एक और मटीरियल पैदा करती हैं जिसे ट्राईमिथाइलमाइन ऑक्साइड कहते हैं, जो कि यूरिया की टॉक्सिसिटी के ख़िलाफ़ उन्हें प्रोटेक्शन देता है। जो लास्ट ग्रुप है मैरीन एनिमल्स का वो है बोनी फिश। बोनी फिश आर द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर बट लेटर बिकेम मैरीन। ये पहले जो है फ्रेश वाटर में पैदा हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को मैरीन हैबिटेट में रहने के काबिल बना लिया मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी चेंजेस के ज़रिए। तो इनकी बॉडी जो है वो पानी जो है वो अपनी हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड से बाहर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट करती रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पानी को अपने अंदर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मिकदार में पानी पीना पड़ता है। तो ये ज़्यादा मिकदार में सी वाटर को इंटेक करती हैं और उसके बाद जो है वो पानी जो है बाहर कम सिक्रीट करती हैं, और यूरिन जो है उनका कंसनट्रेटेड होता है जिसमें पानी कम और साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा साल्ट बाहर निकल जाते हैं और पानी बॉडी के अंदर रह जाता है। नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। Fresh water animals are constantly facing the osmotic flooding of body fluids and loss of salts. They need to avoid salt loss and they avoid and osmosis in flooding of water. तो उनको 2 मसाइल का सामना होता है। एक ये कि उनकी बॉडी के अंदर बाहर से मुसलसल पानी अंदर दाखिल हो रहा होता है जिसे उन्हें रोकना होता है या बैलेंस करना होता है, और दूसरा ये कि उनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स होते हैं उनको उन्होंने ज़ाया होने से बचाना होता है। तो उनके आगे फिर 2 ग्रुप्स होते हैं। नंबर 1 फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, इसमें अमीबा, पैरामेशियम वगैरह आते हैं। इनके अंदर एक ख़ास किस्म के वैक्यूल्स होते हैं जिन्हें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। कंट्रैक्टाइल का मतलब सिकुड़ने और फैलने वाले। यह वैक्यूल अपने अंदर एक्सेस वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद ब्रस्ट होकर इनको एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं। तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी आता है उस पानी को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जिसमें फ़िश वगैरह शामिल हैं, उनके अंदर जो है वो
वाटर उसी तरह से ज़्यादा मिकदार में दाखिल होता है तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा करती हैं। उनके यूरिन में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और साल्ट्स की मिकदार ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो साल्ट्स को अपने अंदर स्टोर करती हैं और पानी को निकाल देती हैं। दूसरा जो है वो क्या करती हैं कि वो अपने गिल्स और स्किन के ज़रिए पानी में से साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तीसरा काम वो क्या करती हैं कि वो ऐसा फूड प्रेफर करती हैं जिसके अंदर साल्ट मौजूद होता है। तो लास्ट जो ग्रुप है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन का वो है ट्रिस्टियल एनिमल्स। ट्रिस्टियल एनिमल्स को ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो लॉस ऑफ वाटर को रोकना है, क्योंकि वाटर के लॉस की वजह से उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं और उनकी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। इस मसले को हल करने के लिए वो अपने अंदर बहुत सारी अडाप्टेशन पैदा करते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स। ये दुनिया के सबसे कामयाब तरीन ट्रिस्टियल मोड ऑफ लाइफ में कामयाब तरीन एनिमल्स हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है अडाप्टेशन, जो सबसे पहली अडाप्टेशन है वो स्किन की सरफेस में अडाप्टेशन है। ये दो तरह से होती है। नंबर 1, इंसेक्ट्स में जो है उनकी सरफेस के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है जो वैक्स से बना होता है, और वैक्स जैसा कि चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था एक ऐसा मटीरियल होता है जो कि पानी को रोकता, ना तो पानी उससे अंदर आ सकता है इंसेक्ट्स के बॉडी के, और ना ही इंसेक्ट्स की बॉडी से पानी बाहर जा सकता है। दूसरे जो है वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनाइज स्किन सेल्स होते हैं जिसे हम स्किन की लेयर कहते हैं, उसमें से भी पानी जो है वो लॉस नहीं होता। तो दूसरा जो अडाप्टेशन है वो है मेटाबॉलिक और बिहेवियरल। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो कि जब मेटाबोलाइज होती है या डाइजेस्ट होती है तो वो पानी पैदा करती है, और ये मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है। ये मेटाबॉलिक वाटर जो है इन एनिमल्स की लाइफ के लिए काफ़ी होता है, जैसे कि कैंगरू रैट। दूसरा, ट्रिस्टियल एनिमल्स के अंदर ये अडाप्टेशन होती है कि उनके किडनीज जो हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से पानी का लॉस जो है वो एक्सक्रीशन के दौरान कम से कम होता है। तीसरी जो अडाप्टेशन है कि मोस्टली ये एनिमल नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब है रात को बाहर निकल आनी। दिन को सारा दिन ये अंदर सोए रहते हैं रेत के अंदर या किसी झाड़ियों के अंदर, और रात के टाइम जब तपिश कम होती है तो बाहर निकलते हैं, जिससे पानी का लॉस कम होता है। तीसरी जो अडाप्टेशन इनमें पाई जाती है वो है न्यूट्रिशनल या ग़िज़ाई अडाप्टेशन। ये ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और पानी वैसे पीने के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होती। दूसरा ये कि ये डेजर्ट एनिमल्स जो हैं वो मेटाबॉलिक वाटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको पानी की कमी नहीं होती। जब उन्हें पानी मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। लास्ट जो है वो है एनहाइड्रोबियोसिस। एनहाइड्रोबियोसिस का मतलब है एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस। ये एक ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से ट्रिस्टियल एनिमल्स जो हैं वो पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर ये सलाहियत मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये सलाहियत उनको सर्वाइवर में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है कैंगरू रैट। ये कई दिनों तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट वाले डेजर्ट सीड इस्तेमाल करता है खुराक के लिए, जो मेटाबॉलिक वाटर पैदा करते हैं, और वो पानी इसके लिए काफ़ी होता है ज़िंदा रहने के लिए। और ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो है वो थोड़ी देर के लिए वो भी पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं ADH, वो उनकी किडनीज़ को पानी की कमी और ज़्यादती के मुताबिक यूरिन पैदा करने के लिए हेल्प करता है। ओके।